नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे फीचर्स हमें पढ़ने को मिलते हैं कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया क्या गया है। लेकिन जो बेसिक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अगर डिफाइन करना हो तो हम कर पाएंगे? अगर मान लीजिए मेंस में या फिर इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताइए, तो हम किन किन शब्दों का चयन करेंगे अपनी उस डेफिनेशन के अंदर, आज वो हम समझेंगे। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो जनरली जो मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो जनरली ऐसा सुनने में मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या बनती है? चलिए एक एक करके वो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को अगर हम देखेंगे तो इसमें कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। देखिए बेसिकली देयर आर 5 वर्ड्स इन दिस डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें याद होने चाहिए, जो कि हमें काम आने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है दैट इज ऑर्गेनिक। सो मैंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। दूसरे नंबर पे क्या? which contains या which holds special legal sanctity। so constitution एक organic document है which holds special legal sanctity। तीसरा which contains principles, functions and structure, principles, functions and structure of ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। सो बेसिकली प्रिंसिपल, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, किसका प्रिंसिपल्स, किसके फंक्शंस, किसका स्ट्रक्चर? ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, राइट। तो बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें तो हम इन 5 वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहला वर्ड क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट विच होल्ड्स स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। 2 वर्ड्स। तीसरा वर्ड क्या है? विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। किसका प्रिंसिपल, किसका फंक्शन, किसका स्ट्रक्चर? कहता है जी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि आम भाषा में अगर हम स्टेट शब्द का मतलब देखें तो स्टेट मतलब क्या, हम किसी राज्य की बात कर रहे होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। तो क्या इन स्टेट्स का ही हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं या फिर यहां पे स्टेट का कोई और मतलब है? सबसे पहले वही समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम स्टेट शब्द की बात करते हैं तो स्टेट वर्ड का यहां पे एक वाइडर मीनिंग है और स्टेट को यहां पे एक बेसिकली कंट्री से यहां पे डिफाइन किया जा सकता है। स्टेट को डिफाइन कहां किया गया है? सो देयर वाज अ कन्वेंशन हेल्ड इन द नेम ऑफ मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। 1933 में ये कन्वेंशन हुआ था। तो 1933 मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ था ये, राइट। इस नाम को भी याद रख लीजिए, मोंटेविडियो कन्वेंशन। अब उस मोंटेविडियो कन्वेंशन में ये कहा गया था कि भाई जो स्टेट होती है, इस स्टेट की 4 एलिमेंट्स होनी जरूरी है। तो बेसिकली स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया था? तो कहा गया कि भाई स्टेट इज एन एंटिटी। स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जिसमें 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। कौन सी 4 एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि भारत में ये चारों एलिमेंट्स फिट होती हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे बताई गई है स्टेट की डेफिनेशन में, वो कहा गया कि भाई स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जिसकी खुद की टेरिटरी होनी जरूरी है। एक डिफाइंड टेरिटरी का होना जरूरी है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट बिना टेरिटरी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई भी देश है जो उसके लिए टेरिटरी का होना जरूरी है, वो बिना टेरिटरी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा यहां पे कहा गया कि भाई स्टेट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी जो सेकंड एलिमेंट है वो ये है कि भाई उसमें एक पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। सो पॉपुलेशन का होना जरूरी है, दैट इज द सेकंड एलिमेंट। थर्ड जो है वो ये है कि भाई जो स्टेट होती है, राइट, जो स्टेट होती है उसमें क्या होना जरूरी है? तो कहता है जी स्टेट में बेसिकली हमें गवर्नमेंट का होना जरूरी माना जाता है। सो गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या होती है? अगेन गवर्नमेंट एजेंट ऑफ द स्टेट होती है। गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट कानून भी बनाती है, कानून को लागू भी करती है एंड कानून के ऊपर न्याय भी देती है। एंड
फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टेट इज व्हाट? फोर्थ पार्ट इज सॉवरेनिटी, यानी कि स्टेट वो एंटिटी है जिसमें संप्रभुता या सॉवरेनिटी का होना जरूरी है। अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि भाई कोई एक ऐसी एलिमेंट, कोई एक ऐसी एंटिटी जो कि खुद के लिए रूल्स बना सकती है, जो खुद के लिए डिसीजंस बना सकती है, खुद के लिए डिसीजंस ले सकती है और रूल्स बनाकर उन्हें लागू भी करने की क्षमता रखती है। अगर सॉवरेनिटी मतलब देखें या सॉवरेनिटी के मतलब को देखें तो सॉवरेनिटी का मतलब हमने क्या कहा कि भाई सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर एंड द पावर टू इंप्लीमेंट दोज डिसीजंस, संप्रभुता। अब कोई भी जो देश है अगर वो सॉवरेन है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? उसमें दो तरह की सॉवरेनिटी देखने को मिलेगी। पहली होगी इंटरनल सॉवरेनिटी एंड दूसरी होगी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। जब मैं इंटरनल सॉवरेनिटी की बात कर रहा हूं तो इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि भाई कोई देश जिसमें इंटरनल सॉवरेनिटी है, यानी कि आंतरिक संप्रभुता है, वो अपने लिए कानून खुद बनाता है और उन कानूनों को अपनी टेरिटरी में लागू करने की क्षमता रखता है। जब हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि कोई भी देश जिसमें हम बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं, वो देश अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ कैसे होंगे वो हमें अमेरिका नहीं बताएगा, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। आपने देखा भी होगा जब यूक्रेन एंड रशिया का युद्ध हुआ तो हम पे बहुत सारा प्रेशर आया था कि भाई आप रशिया के साथ अपने संबंध छोड़ दीजिए, वहां से तेल ना खरीदें। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने सारे डिसीजंस खुद लिए एंड इंडिया ने अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट भी किया। सो दिस वाज a complete exhibition, I would say, of our external sovereignty, right? So हम अभी तक स्टेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। हमने कहा जी स्टेट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें ये चार एलिमेंट्स, कौन सी चार एलिमेंट्स? टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, इन चार एलिमेंट्स का होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की। अब हमने क्या कहा था? अभी तक हमने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है विच holds special legal sanctity and contains principles, functions and structure of organs of state। अब हमने state का मतलब तो समझ लिया। अब यहां पर एक और वर्ड हमें देखने को मिला, वो है कि भाई organs of state क्या होता है। देखिए organs कौन सी हैं state की? तो देखिए जो state है उसकी बेसिकली तीन ऑर्गन्स यहां पर हम लेकर चलते हैं। बेसिकली वो तीन ऑर्गन्स कौन सी हैं? सबसे पहली है लेजिस्लेचर, दूसरी है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरी है जुडिशरी। अब अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? हमारी विधायिका। ये वो बॉडी होती है जो लॉ मेकिंग का काम करती है, राइट? सो बेसिकली लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर का है। दूसरा जो है यहां पर हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो इन कानूनों को इंप्लीमेंट करती है, राइट? इन कानूनों को इंप्लीमेंट करती है। सो बेसिकली जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होंगे। एग्जीक्यूटिव में भी फर्दर हम आगे देखेंगे कि देयर आर टू सब डिविजन्स, वन इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द अदर इज टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है बेसिकली उसमें कौन आ जाते हैं? उसमें सभी ब्यूरोक्रेट्स जो कि एग्जाम क्लियर करके सरकार का हिस्सा बनते हैं वो सब आ जाते हैं। और अगर हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें कौन आ जाता है? हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। उन्हें टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव भी क्यों कहा जाता है ये भी समझ लेते हैं। सो बेसिकली ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं चुनाव लड़कर आते हैं एंड इन्हें मैक्सिमम 5 साल के लिए एक बार में टेन्योर मिलती है। अगर 5 साल से दोबारा इनकी टेन्योर बढ़नी होगी तो दोबारा ये चुनाव लड़के आएंगे, दोबारा जीत कर आएंगे, उसके बाद इनकी टेन्योर फिर एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री के केस में, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे फिर दूसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बने, राइट? सो लाइक दैट। सो एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा क्या आ गया? जुडिशरी। ना जुडिशरी का काम क्या है? सो बेसिकली जुडिशरी का काम है लॉज के ऊपर न्याय देना, एडजुडिकेट करना। ना अब हमने ये तीन ऑर्गन्स का तो यहां पे देख लिया। अब हम वापस चलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले तो हमने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? देखिए ऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी एंटिटी जो कि जीवंत होती है, जिसमें प्राण होते हैं। प्राण होने का मतलब ये नहीं है कि वो सांस ले रही है या नहीं। प्राण होने का मतलब ये है, या जीवंत होने का मतलब ये है कि भाई उसमें बदलाव संभव है कि नहीं। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव संभव है? क्या हमारा जो संविधान है जो 1949 में बन गया था, जिसे हमने 1950 में अडॉप्ट किया,
क्या उसमें उसके बाद कोई चेंज आया है? तो डेफिनेटली आया है। हम देखते हैं कि भाई 105 अमेंडमेंट्स अब तक आ चुकी हैं। ये 105 अमेंडमेंट्स जो आई हैं दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है कि भाई देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, यानी कि सिचुएशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जा सकते हैं। चेंजेस तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आते हैं, बट जब हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इन कंपैरिजन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें चेंजेस लेकर आना काफी ज्यादा इजीली संभव है इन कंपैरिजन टू यूएस, राइट नाउ। सो पहला हमने देखा कि भाई ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की, दैट इज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? इसे आप इस तरह से समझें कि क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि भाई कोई ऐसा कानून बना है जिसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ गया हो? मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या कोई और ऐसा कानून है हमारे देश में जिसके हिसाब से हमारे संविधान में बदलाव लाया होगा? ऐसा कोई कानून हमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर हम वहीं पे दूसरी तरफ देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अगर इन प्रोविजंस के हिसाब से हमारे देश का कोई और कानून नहीं चल रहा है, या हमारे देश में कोई कानून ऐसा बना दिया गया जो कि इन प्रोविजंस के हिसाब से नहीं बना है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से नहीं है, या बाकी के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से नहीं है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उस कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड इस कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जीतेगा, और वो जो बाकी का कानून होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बना है वो हार जाएगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा या फिर उसमें बदलाव लाया जाएगा। ऐसे में क्या हो गया? ऐसे में ये प्रूव हो गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे इस देश में कोई और कानून नहीं टिक सकता है। तो व्हेन वी से स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, लीगल सैंक्टिटी, सैंक्टिटी वर्ड का मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता। अब लीगल सैंक्टिटी मतलब क्या? कि भाई कानूनी रूप से हमारे संविधान से बड़ा कोई कानून देश में नहीं है। जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये दो वर्ड्स का मतलब हमने समझा, ऑर्गेनिक एंड स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। हमने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट का मतलब देख लिया, हमने स्टेट का मतलब देख लिया। अब प्रिंसिपल्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स होता क्या है? देखिए प्रिंसिपल्स वो रूल्स हैं या वो हमारे बेसिक बिलीफ्स होते हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, जिनके हिसाब से हम अपना जीवन चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अपने जीवन की बात करूं और मैं कहूं कि भाई दिस इज माई प्रिंसिपल दैट आई विल नॉट डू और आई विल नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ये मेरे जीवन का एक प्रिंसिपल है कि मैं किसी भी प्रकार की वायलेंस में इंडल्ज नहीं करूंगा। इसी तरह से हमारे संविधान में भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से हमारा देश चलेगा, जिसके हिसाब से हमारे देश में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो गवर्न होंगे, जिसके हिसाब से हमारे देश की जो जनता है उन्हें अधिकार मिलेंगे, राइट, उन्हें ड्यूटीज भी मिलेंगी, अधिकार भी मिलेंगे, एंड पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारा उन्हीं प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेगा। सो ये प्रिंसिपल्स आखिर दिए कहाँ गए हैं? अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखते हैं तो प्रियम्बल में ही आपको देखने को मिलेगा, प्रियम्बल की जो पहली लाइन है उसी में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमने उसमें लिखा है दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिकन कंट्री। साथ ही में आप देखते हैं कि हम कौन सी एस्पिरेशंस लेके चलते हैं वो भी हमारे प्रियम्बल में दी गई हैं। हम हमारे देश के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, हमारे देश के लोगों को क्या देना चाहते हैं? इक्वलिटी देना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी देना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं। सो बेसिकली ये सभी के सभी जो बातें लिखी गई हैं, जो एनश्राइन की गई हैं प्रियम्बल में, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें गवर्न करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं, और जो हमारे कानूनों को गवर्न करते हैं, हमारे जितने भी कानून आते हैं वो इन प्रिंसिपल्स के को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, राइट? नो, सो सेकंड, नाउ दिस इज द थर्ड वर्ड दैट वी हैव कम टू नो अबाउट। अब इस डेफिनेशन में दो और वर्ड्स हैं, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। नाउ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट कौन सी हैं। हमने कहा कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। इनका स्ट्रक्चर कहां दिया गया है?
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया कि भाई पार्लियामेंट होगी देश की, उसमें राज्यसभा होगी, उसमें लोकसभा होगी। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में। एंड कुछ स्टेट्स में हम यहाँ पे प्रोविजन लेके चलते हैं कि भाई उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का भी अधिकार है। इनफैक्ट अधिकार तो सभी स्टेट्स को है, लेकिन कुछ स्टेट्स में वो भी बनी हुई हैं। अब ये भी बताया गया है कि भाई एमपीज आएंगे, किस तरह से एमपीज आएंगे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस तरह से चयनित होकर आएंगे, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, राइट। इसी तरह से एमएलए को किस तरह से वोट किया जाएगा, किस तरह से संगठन बनेगा, राइट। नो, सो ये सारी चीजें कहाँ दी गई हैं, स्ट्रक्चर कहाँ दिया गया है, बेसिकली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें जुडिशरी का, हमें देखने को मिलता है कि भाई सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, फिर स्टेट्स के लेवल पर या स्टेट्स के स्तर पर वेरियस स्टेट्स के हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आ जाती है। अब जजेस कौन बनेंगे, किस हिसाब से वो जजेस बनेंगे, किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन होनी है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुना जाएगा, उन्हें लाया जाएगा हाई कोर्ट के जजेस को, फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस को, ये सारी बातें कहाँ दी गई हैं, ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइन किया गया। सो बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन किया जाता है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 3 ऑर्गन्स की बात की गई है। हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। अब इन तीनों ऑर्गन्स के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो भी बताए गए हैं हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेजिस्लेचर का क्या काम है, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन कानूनों को लागू करना, एंड इसी तरह से जुडिशरी का काम है एडजुडिकेट करना। ये सारे के सारे फंक्शंस कहाँ दिए गए हैं, बेसिकली ये फंक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये केवल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, हमें मोस्टली जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस देखने को मिलते हैं उनमें जनरली यही बातें देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है विच होल्ड्स स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ऑल्सो हमने क्या कहा, विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। ना अगर हमसे अब पूछा जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, और हम इन 5-7 शब्दों का अगर उसमें उपयोग करके ये डेफिनेशन लिख कर आते हैं, तो डेफिनेटली हमें अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ये थी दोस्तों हमारी आज की कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन में हमने स्टेट की डेफिनेशन को भी पढ़ा, एंड हल्का सा हमने जो यहाँ पे नजर जो है वो सॉवरेनिटी की डॉक्यूमेंट जो डेफिनेशन है उसके ऊपर भी घुमाई। आने वाले हमारे लेक्चर्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफीज हैं जैसे सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म आदि, इनकी बात करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि हम हमारे इस चैनल पे डिटेल में हमारी जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेकर आए आप लोगों के लिए, एंड आपको पूरी से पूरी मदद मिलेगी आने वाले दिनों में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपको इसको लाइक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।